ऐसे सांसदों को चुने, ऐसे लोकसभा में ऐसे लोगों को चुनने का काम करें, विधानसभा में ऐसे लोगों का भेजने का काम करें। कोई लालच है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बाबा साहब अगर लालच में आते तो न्यूयॉर्क में प्रोफेसर बन जाते, हम लोग यहां तक नहीं आते। आप लोगों को कोई भी लालच अगर दिया जाए, मेरा निवेदन है वो लालच में बिल्कुल ना आए। अपना वोट जो बाबा साहब अम्बेडकर आपको रानी और बांदी का वोट का अधिकार आपको बराबर करके दिया है, चाहे रानी का वोट हो और चाहे नौकरानी का वोट हो, दोनों का वोट बराबर है, संविधान में प्रावधान करके देकर गए हैं। आप किसी लोग कहता हूं कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मजदूर का बेटा होकर के मैं ये कहता हूं कि मुझसे मजबूत आदमी मैं अपने आप से किसी दूसरे को इसलिए नहीं मानता कि मैं 24 घंटे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के प्रति समर्पित भाव से काम करता हूं। मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं दो आदमियों में भी यही बात कहता हूं। मैं रामला मैदान में 5 लाख लोगों में भी यही बात बोलता था, जो आदमी 5-5 लाख। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में 131 के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अध्ययन करता हूं, मुझे तो लगता नहीं कि कोई आदमी इस विषय में कोई बहुत ज्यादा फील लेता है। जो ये आदमी ये बात बोलता है मैं उससे पूछता हूं, तू बता तू क्या है? अरे इस देश में SC/ST की जो हालत है वो मेरे ख्याल किससे छिपी तो नहीं है ना। अब आप इस समस्या का समाधान डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम तो है नहीं, काशीराम जी भी चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी चले गए। अब कुछ लोगों को तो आहुति देनी पड़ेगी, कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, लेकिन पूरी ताकत के साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर है, अमर है, बाबा साहब अम्बेडकर अमर हैं, अमर रहे, अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, 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 भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मेरा ये गृह जनपद है, जैसा बड़े भाई राजेंद्र जी ने बताया कि हम लोग यहीं बुलंदशहर के डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास में BSc हम कर रहे थे दोनों। ये फूड कॉर्पोरेशन में अधिकारी बने, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में अधिकारी बन गया। वहां का जो SC/ST एसोसिएशन, इसमें 31,000 आदमी पूरे देश में काम करते थे, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव, और पूरे देश का जो सरकारी सिस्टम है, जितने भी सरकारी विभाग भारत में काम करते हैं, उनका महासंघ है। इसमें 40 लाख लोग पूरे देश से हमारे साथ एनरोल्ड हैं। उसका 1997 में मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया। मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर, जो भारत के बाहर प्रोग्राम होते हैं, उन सब का भी मैं इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पिछले दिनों मैंने सरकार की नौकरी से जब इस्तीफा दिया तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे पहले पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया और कुछ समय बाद मुझे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी। लेकिन जिम्मेदारी मिलना एक बात है, जिम्मेदारी के साथ न्याय करना दूसरी बात है। डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। उनको ऑफर था कि वो वहां पर प्रोफेसर बन जाए, लेकिन उन्होंने वो ऑफर स्वीकार नहीं किया। वो इंडिया वापस आए, उन्होंने हमारे जैसे गरीब लोगों के लिए काम किया और उन्हीं के प्रयासों से भारत का संविधान बना। संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था हुई और लोकसभा और विधानसभा में 25% के आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए हुई। 543 लोकसभा के MP अभी चुने जाने 2024 में मई में, उसमें 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के चुनकर जाएंगे। वो एक अलग बात है कि सुनकर तो जाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के दिए आरक्षण पर हमारे समाज की आवाज को उठाता नहीं, समाज की बात कोई करता नहीं। बाबा साहब का नाम कोई लोकसभा में लेता नहीं है, ये विधानसभा में नाम लेता नहीं है। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन सभी अपने प्रतिनिधियों को निवेदन करता हूं कि जनाब, राज्यसभा में डॉक्टर अम्बेडकर की कलम नहीं चली, वहां रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं हुई। 250 के जो हमारा राज्यसभा का हाउस है, जिसको अपर हाउस कहते हैं, उसमें अगर कलम चल जाती तो 62 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर बार चुने जाते। लेकिन वहां पर SC/ST के लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वह अपनी मर्जी के आधार पर 10 या 12 या 7 या 8 लोग हमारे राज्यसभा में होते हैं। अगर डॉक्टर अम्बेडकर रिजर्वेशन वहां पर कर गए होते तो 250 में 25% के हिसाब से सीधा सीधा करीब 62-63 हमारे लोग चुन करके जाते।
इसका अर्थ यह हुआ कि अगर लोकसभा में आरक्षण ना होता तो शायद हमारे समाज का कोई व्यक्ति लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं बन पाता। लेकिन 131 में 30 नहीं, 28 नहीं, 131 आदमी 25% के आरक्षण से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी संविधान में, वो सब लोग और ऐसी विधानसभाओं के अंदर सभी विधानसभाओं में 25% के अनुपात में एमएलए बन करके हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मेरा ये अपील है, निवेदन है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण से आप लोग लोकसभा में जा रहे हो, आरक्षित सीटों से आप चुनकर जा रहे हो, आरक्षित समाज की आवाज तो उठाओ, उनकी आवाज तो बनो, उनका दर्द तो सुनो, उनकी दर्द को सुन के उसका निवारण तो करो। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अभी सरकार की नौकरी में था। 1997 में जब आरक्षण खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आरक्षण को, SC ST के आरक्षण को खत्म किया, तब उस दौरान सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक संगठन तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ। उसका मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया गया। मेरे नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों की रैलियां 97, 98, 99, 2000 में लगातार हुई। सरकार पर दबाव बना, 3 दिन लोकसभा बंद रही, सरकार दबाव में आई, तब जाकर संविधान में 3 संशोधन हुए, 81, 82, 85, और उसके बाद में अपने समाज के आरक्षण को बचाने में हम लोग कामयाब रहे। मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग दिल्ली आए, जो लोग अपना काम छोड़कर दिल्ली के रामलीला मैदान में आए, लाखों लोग इकट्ठा हुए, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, सरकार को दबाव में लाए, और उसके बाद में तब जाकर के आरक्षण को बचाने का हम लोगों को सौभाग्य मिला। 2 अप्रैल 2018 सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो हमारा एट्रोसिटी एक्ट था उसको खत्म कर दिया। पूरा देश में आग लगी, पूरे देश में आंदोलन हुआ, हमारे बच्चे शहीद हुए, और उसके बाद में सरकार को फिर एक बार संविधान में संशोधन करके SC ST के जो एट्रोसिटी एक्ट था उसको वापस ठीक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसका अर्थ ये है, बच्चा अगर रोता नहीं, ये इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चे का और माँ का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। अरे भैया, जब तक चीखोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, अपनी आवाज उठाओगे नहीं, अपनी बात पहुंचाओगे नहीं, क्या ये बहरी गूंगी सरकारें SC ST के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं पढ़ लिया, बाबा साहब के आरक्षण से मुझे नौकरी मिल गई, और उसी SC ST समाज में मेरे को आज इतनी बड़ी जिम्मेदारियों तक पहुंचा दिया कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं, एक महासंघ 40 लाख यानी 8 करोड़ परिवारों को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, उसका भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। मैं जब सुनता था कि बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन के लंदन गए थे, तो मैंने सोचा लंदन कैसा होगा। लेकिन जब मुझे वहां बुलाया गया बतौर चीफ गेस्ट, और मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को आपकी समस्या पर, समाज की समस्या पर संबोधित किया, तो मुझे लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे जैसे व्यक्ति को मिला, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करने का सौभाग्य मिला। समाज की समस्याओं पर मैंने 2 बार यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, दुनिया का जो सबसे बड़ा फोरम है, जो सपना होता है किसी आदमी का, मुझे 2 बार वहां भी जाकर के समाज की बात रखने का मौका मिला। एक बार मुझे कनाडा की पार्लियामेंट में, ओटावा स्थित जो कनाडा की पार्लियामेंट है, उसमें अपने समाज की बात को रखने का मौका मिला। देश और दुनिया के कोने में मेरा सौभाग्य है कि मैं बुलाया जाता हूं और मैं अपने समाज की बात को पूरी मजबूती के साथ में रखता हूं। तालकटोरा स्टेडियम, जैसा अभी बताया गया, हर साल वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करके हम समाज की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी मुझे मेरा सौभाग्य हुआ कि पहली बार पूरी दुनिया में भारत के बाहर किसी सड़क का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क की जो सबसे बड़ी सड़क थी, उस सड़क का नाम जब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया और मुझे इंडिया से बुलाया गया, मुझे उस समय बड़ा गौरव, बड़ा खुशी महसूस हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का जो नामकरण, सड़क का नामकरण हुआ, उसकी रस्सी खींचने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और मैंने समझा कि बाबा साहब अम्बेडकर का कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे जैसे कार्यकर्ता था। मैं यही बुलंदशहर में पैदा हुआ, मेरा गांव भी मेरा शाना है, यहीं से मैंने प्राइमरी 5वीं कक्षा पास की। वहां जो मेरे इंटर कॉलेज था शाना में, वहां से मैंने 12वीं कक्षा पास की। ये अनूपसर अड्डे पर जो IP कॉलेज है, वहां से मैंने BSc पास किया। मेरठ कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद सरकार की नौकरी में गया। 37 साल की नौकरी के बाद नौकरी से इस्तीफा दिया, और उसके बाद में अब मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से एक अपना एक स्थान मेरा राजनीति में बनाया। मेरी कोशिश है आने वाले दिनों में कि समाज की जो समस्याएं हैं, समाज के जो दिक्कतें हैं, जैसा अभी बताया गया, दिल्ली जो आता है उसकी बात सुनी जाती है,
सुन करके उसका समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। और यही तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए काम ना करते तो क्या हम लोग आज ये कोट पहन करके आपके सामने खड़े होकर ये बात करते हुए होते? हमारी भी जिम्मेदारी है। अम्बेडकर मिशन यही है कि आप अपने लोगों के लिए काम करिए, अपने समाज के लोगों के लिए काम करिए, उनके आंसू पूछने के काम करिए। जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाकर गए हैं उसमें हर प्रावधान को उन्होंने लिखा है, और अगर सरकार ईमानदारी से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लागू कर दे तो हमारे समाज की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की, हमारे लोग जो संगठन चला रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी है, सांसदों की जिम्मेदारी है, विधायकों की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लागू कराने के लिए वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मैं जब गांव में पढ़ते थे तो गांव का कोई आदमी अगर दिल्ली जाता था और दिल्ली से जब वापस आता था तो बताता था कि दिल्ली में एक पुल बना हुआ है, उसमें नीचे सड़क पे बस चलती है और ऊपर ट्रेन चलती है। तो मैं सोचता था कभी हमें भी उस पुल को देखने का सौभाग्य मिलेगा। जब कभी गांव से कोई जहाज निकल जाता था तो हम छोटे छोटे जहाज को देखते देखते पीछे गिर जाते थे। हम सोचते थे कभी जहाज में हमको भी बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन बाबा साहब का आशीर्वाद देखिएगा कि ये मुझे तय करना होता है कि मैं देश और दुनिया के किस कोने मुझे जाना है। और जब मैं न्यूयॉर्क को हेलीकॉप्टर से देख रहा था ऊपर से, तो मैं सोच रहा था कि बाबा साहब आपका कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे जैसे गरीब बच्चे के ऊपर रहा कि जो दिल्ली देखने का ख्वाब देखता था आज दुनिया के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क को हेलीकॉप्टर सर्विस कर रहा है। ये तब संभव हुआ जब मैं पढ़ा, ये तब संभव हुआ जब मेरे माता पिता ने मुझे स्कूल भेजा। किसी किसान के यहाँ मेरे को मजदूरी करने के लिए नहीं भेजा, और मैं पढ़ा। और पढ़ने के बाद जब मैंने शिक्षा हासिल की और डॉक्टर अम्बेडकर का दिया आरक्षण जब मुझको मिला, तब जाकर के मैं आज पूरे विश्व में बुलाया जाता हूँ। पूरे विश्व में जिस एयरपोर्ट पर उतरता हूँ वहां 150 लोग, 10-20 लोग फूल माला लेकर खड़े रहते हैं। और अमेरिका में अभी गया तो जय भीम की गाड़ी, एक विशेष गाड़ी जो जय भीम, जिसका नंबर ही जय भीम था, मुझे बड़ा प्राउड हुआ कि वो गाड़ी जब मुझे एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में रिसीव करने के लिए वो लोग आए तो मुझे लगा कि आज मेरा आना अमेरिका में सफल हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे प्रियंका गौतम जी ने जो हमारी ये मेहनत की है, हमारे साथियों ने, देखिए आज सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में बिखराव है, समाज में प्यार नहीं है। अभी हमारे साथी केपी सिंह जी जो कह रहे थे, सिडनी बैंक के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनके पिताजी उस समय आईएएस थे जब हम स्कूल भी जाने की नहीं सोच सकते थे। छोटू दादा फिल्म बनाते हैं, आपने देखा होगा कि उनका कोई भी, अगर आपने देखा सोशल मीडिया पे जब भी उनका कोई सीरियल आता है तो जैसे ही डलता है करोड़ों लोग, 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ लोग उसको देखते हैं। अभी एक नया सीरियल वो शुरू करने हैं, भाभी जी की, क्या नाम, भाभी जी के नखरे के नाम से एक नया सीरियल उनका आ रहा है। जोरदार तालियां छोटू दादा के लिए। आने वाले दिनों में उनकी कल हीरोइन भी कल वहां पर थी। कल हमने पत्रकारों को सम्मानित किया, करीब 100 पत्रकार पूरे देश से बुलाए गए थे, उनको हमने प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि देखिए समाज में बिखराव बहुत ज्यादा है, दो व्यक्तियों में प्यार नहीं है, दो व्यक्ति एक साथ नहीं है एक दूसरे के प्रति। मैंने 40 साल में ये देखा कि जितने सरकारी मामलों में SC/ST के लोगों को दंडित किया गया उसमें गवाही देने वाले SC/ST समाज के ही लोग थे। जितनी भी कचहरियों में हमारे लोगों को सजा होती है उसमें गवाही देने वाले हमारे समाज के लोग ही हमारे समाज के लोगों के खिलाफ गवाही देते हैं। भाई ये नासमझी मत करो, बच्चों को स्कूल भेजो, हर हालत में चाहे कुछ हो या ना हो बच्चों को स्कूल जरूर भेजो, उन्हें पढ़ाओ। अगर पढ़ाओगे, बाबा साहब ने कहा पढ़ाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे तो निश्चित रूप से, जैसे अगर मेरा गांव, मैंने कहा मैं तो बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखता हूं, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूं, मैं कोई व्यापारी का बेटा नहीं हूं, मैं कोई करोड़पति का बेटा नहीं हूं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं, और मजदूर का बेटा होकर के मैं ये कहता हूं कि मुझसे मजबूत आदमी मैं अपने आप से किसी दूसरे को इसलिए नहीं मानता कि मैं 24 घंटे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के प्रति समर्पित भाव से काम करता हूं। मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं दो आदमियों में भी यही बात कहता हूं। मैं रामला मैदान में 5 लाख लोगों में भी यही बात बोलता था। जो आदमी 5-5 लाख लोगों की रैली ऑर्गेनाइज कर चुका हो, जो आदमी 2 आदमियों में अपनी बात करने की क्षमता रखता हो, जो आदमी संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर चुका हो, जो आदमी ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बात कह चुका हो, मुझे लगता है कि इससे बड़े फोरम तो पूरी दुनिया में है ही नहीं।
तो मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस गांव में मैं आया। हमारे साथियों ने यहाँ पर जो इस मीटिंग का, मैंने देखा कि इन्होंने गांव-गांव जाकर के बड़ी मेहनत की है। वीडियो मैंने कल देखा क्योंकि मैं देख नहीं पाता, व्यस्त बहुत रहता हूँ, अपना मोबाइल भी नहीं देख पाता, अपनी पत्नी का टेलीफोन भी कई बार सुनने की समय नहीं मिलता है, तो जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है। देखिए समाज की समस्या क्या है, अगर आज 100 समस्या हैं और 100 की 100 हल हो जाए, जो कभी होती नहीं है, लेकिन जब तक वो 100 समस्या हल हो तब तक 1000 समस्या तैयार हो जाती है। समाज का हर आदमी मेरा पीड़ित है, समाज का हर आदमी के साथ दिक्कत और परेशानी है, उसके साथ अन्याय है। ये बात सही गलत है? हर आदमी के साथ अन्याय है और अन्याय को दूर करने वाले लोग दूर दूर तक दिखाई देते नहीं। एक लोकसभा सांसद का, एक विधानसभा के विधायक का ये दायित्व बनता है तो चुनकर नुमाइंदा बनकर जा रहा है। अरे कोई और तो ना हो, हमारे समाज का जो SC ST समाज का आदमी है, जो रिजर्वेशन पर MLA और MP बन रहा है, अरे उसकी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों के बीच जाए, उनकी बात सुने, उनके लिए स्कूल शिक्षण संस्थाओं का व्यवस्था करे, हॉस्पिटल का उनका निर्माण कराए। इतना पैसा एक MP को 15 करोड़ रुपया एक साल में खर्च करना होता है, उससे बहुत कुछ चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में 131 के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसा मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अध्ययन करता हूँ, मुझे तो लगता नहीं कि कोई आदमी इस विषय में कोई बहुत ज्यादा पेल लेता है। मेरा अनुरोध यह है कि आप लोग, आज ये सभा हुई, बहुत सुंदर सभा हुई है, और इस सभा में हमारी जो टीम है जिसने दिन रात काम किया है, मैं उनको साधुवाद करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। और आगे भी हम चाहेंगे, अभी आने वाले दिनों में हमारे जाडौल के प्रधान जी, जाडौल के साथी भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, राजकुमार जी मौजूद हैं, ये लोग भी अभी 10 तारीख का संभावित प्रोग्राम है, अभी बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत स्टेचू ये लोग लगा रहे हैं, वहां पे भी एक बड़ा कार्यक्रम जाडौल में होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उस कार्यक्रम में भी अपनी एकता एकजुटता दिखाएं। दूसरा मेरा आपसे ये निवेदन है, आपस में बुराई बिल्कुल बंद कर दो, एक दूसरे के प्रति जो बुरा भाव है उसे खत्म कर दो, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना पैदा कर दो। एक दूसरे का साथ अगर आप देंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे की बुराई अगर बंद कर देंगे, इसी में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम मिलकर के लागू करा देंगे। कितनी सी बात बताई मैंने, एक दूसरे की बुराई बिल्कुल बंद करो। एक बात बताइए, भारत के राष्ट्रपति से बड़ा कोई आदमी है क्या भारत में? भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है बस। अगर पिछले दिनों आपने अखबारों के माध्यम से सुना, देखा कि हमारे रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे और वो जब अजमेर के पुष्कर मंदिर पर गए पूजा करने के लिए, तो उनको मंदिर के बाहर सीढ़ियों में पूजा कराई गई। ये बात सही है? गलत तो नहीं कह रहा? अरे सही है, गलत है? अभी हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो भी हमारे अनुसूचित जनजाति समाज से आती हैं। अभी वो एक मंदिर में पूजा करने गई तो दिखाया गया कि जो सामान्य जाति के मिनिस्टर थे वो मूर्ति के पास जाकर पूजा कर रहे थे, और जो राष्ट्रपति है वो मूर्ति से बाहर जो रेलिंग लगी रहती है वो वहां से दर्शन कर रहे थे। अगर राष्ट्रपति की स्थिति है तो मेरी रात की स्थिति क्या होगी? हम आपस में बोलते हैं, तू मेरे सामने है क्या? मैं जो ये आदमी ये बात बोलता, मैं उससे पूछता तू बता तू क्या है? अरे इस देश में SC ST की जो हालत है वो मेरे ख्याल किससे छिपी तो नहीं है ना। अब आप इस समस्या का समाधान डॉक्टर अम्बेडकर और काशीराम तो है नहीं, काशीराम जी भी चले गए, बाबा साहब अम्बेडकर भी चले गए। अब कुछ लोगों को तो आहुति देनी पड़ेगी, कुछ लोगों को आगे आना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग नितांत आवश्यक है। आप सब लोग आपस में प्यार करो, बैर को खत्म करो, एक दूसरे की बुराई खत्म करो। एक बात पूछता हूं मैं, गांव में अगर किसी की लड़की किसी लड़के के साथ चली जाए तो पूरे गांव की बेइज्जती है नहीं है? वो पूरी बिरादरी की बेइज्जती है नहीं है? अरे मैं पूछता हूं, हमारे लोग जब चटकारे मार के बोलते हैं कि राम सिंह की लड़की उसकी भाग गई, हंसते हैं। अरे वो राम सिंह की बेटी समाज की बेटी है, हमारी बेटी है, उसमें हमारी सबकी बदनामी है और उसमें भी तुम खुश होकर बता रहे हो। इतनी नादानी क्यों? अभी अम्बेडकर साहब का स्टेचू लगना है वहां पर, क्या नाम है, जाडौल में। मेरे पास में भी खबर आई साहब उसको ये दिक्कत है, उसको ये दिक्कत है। अरे छोटी छोटी चीजों को छोड़ो, बड़ा सोचो। अगर बाबा साहब बड़ा ना सोचते और भारत का संविधान ना बनाते और हम लोगों को आरक्षण ना, आपको पता है पाकिस्तान में SC ST जो बंटवारे के टाइम पे नहीं आए, उनकी हालत जाके देखो कितनी बुरी हालत है। श्रीलंका में जो SC ST बुद्धिस्ट है उनकी हालत जाके देखो कितनी खराब हालत है। इसके अलावा बांग्लादेश में जाकर देखो, जो हमारे बंटवारे के टाइम पे लोग नहीं आ पाए, उनकी हालत देखो। नेपाल लगा हुआ कंट्री, उसमें SC ST की हालत देखो कितनी बुरी हालत है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर आए और उन्होंने हमारे से लोगों के लिए काम किया, इसी वजह से हम लोगों को रोटी मिली।
जब पहली सरकार थी उसने राष्ट्रीयकरण का दौर चलाया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, तेल कंपनी बीमा कंपनियों का बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, घर घर में रोशनी गई, एक एक नौकरी आई, पुलिस में बच्चे भर्ती हुए, बैंकों में भर्ती हुए, LIC में भर्ती हुए, पेट्रोल कंपनियों में भर्ती हुए, सरकार में जगह 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 मिली। 40 लाख लोग SC ST के सरकार की नौकरी पाने में कामयाब हुए। 40 लाख का मतलब है एक परिवार में एक आदमी को नौकरी मिलने का मतलब है कि 20 आदमी गरीबी की रेखा से एक झटके में ऊपर आ जाते हैं। तो 8 करोड़ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सरकार के दिए हुए आरक्षण से, जो सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया, उससे गरीबी की रेखा से ऊपर आए। आज क्या है, सरकार ने सरकारी क्षेत्र को खत्म कर रही है, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। मैं इस हाउस से मांग करूंगा, इस गांव के इस प्रांगण से मांग करता हूं कि अगर सरकार का निजीकरण करना मजबूरी है, निजीकरण क्या है, निजीकरण है क्या, निजीकरण सरकार का पैसा, बैंकों का पैसा। अगर कोई हवाई जहाज कंपनी बनाता है तो सरकार का पूरा पैसा होता है, उसमें बैंकों का पैसा होता है। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो जमीन जो होती है सरकार की सस्ती दरों की जमीन होती है, बैंकों का पैसा होता है। यानी सारी चीज सरकारी है, फिर उसमें आरक्षण क्यों नहीं भाई? फिर क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए? अगर सारा सरकारी है तो उसमें आरक्षण क्यों नहीं है? तो मेरा आज संविधान को समर्पित है कि यही मेरी भावना रहेगी कि सरकार संविधान में संशोधन करे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करे, SC ST के आरक्षण को पूरा करे, देश में पैदा होने वाले हर रोजगार में SC ST के लोगों को वहां पर आने का मौका दे। देश की बंजर जमीन जो पड़ी है उसको उपजाऊ बनाकर SC ST समाज में उसका बंटवारा करके इन्हें भी किसान बनाए। मजदूर से इन्हें जब किसान बनाएगी, इनके बच्चे नौकरी में आएंगे, जब इनका विकास होगा, देश की 32 करोड़ आबादी का जब विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है। अगर कोई राजा ये कहे, प्रधानमंत्री ये कहे कि इस देश की 1/4 आबादी के विकास के बिना भारत का विकास का राष्ट्र हो जाएगा, ये असंभव है, ये बेईमानी है, ये झूठ है। तो मैं आज ये मांग करूंगा कि ये देश का वो समाज है जो खेतों में काम करके इस देश को कृषि प्रधान बनाता है, जो गन्ना बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, तब जाकर के देश कृषि प्रधान बनता है। शहरों में जाकर के सड़क बनाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, ये मेट्रो बनाता है, तब जाकर इस देश का शहरी विकास होता है। इस देश के चहुमुखी विकास को करने के लिए इस समाज का आदमी गटर में गोता लगा करके अपना जीवन भी कई बार खो देता है। जब हमारा वाल्मीकि समाज का हमारा भाई जब गटर को साफ करता है तो उसका जीवन भी कई बार चला जाता है। इतने शांति प्रिय समाज, देश के प्रति समर्पित समाज के विकास की बात किए बिना राष्ट्र के विकास की बात करना पूरी तरह बेईमानी है, बेईमानी है, बेईमानी है। मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे सांसदों को चुनें, ऐसे लोकसभा में ऐसे लोगों को चुनने का काम करें, विधानसभा में ऐसे लोगों का भेजने का काम करें। कोई लालच है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, बाबा साहब अगर लालच में आते तो न्यूयॉर्क में प्रोफेसर बन जाते, हम लोग यहां तक नहीं आते। आप लोगों को कोई भी लालच अगर दिया जाए, मेरा निवेदन है वो लालच में बिल्कुल ना आए। अपना वोट जो बाबा साहब अम्बेडकर आपको रानी और बांदी का वोट का अधिकार आपको बराबर करके दिया है, चाहे रानी का वोट हो और चाहे नौकरानी का वोट हो, दोनों का वोट बराबर है। संविधान में प्रावधान करके देकर गए हैं। आप किसी लोभ और लालच में ना आए, अपने वोट का पूरी मजबूती के साथ आप प्रयोग करें और आप ऐसा प्रयोग करें कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को कोई छूने की हिमाकत ना कर सके। आज की इस बैठक में जो भी हमारी माताएं बहनें बच्चे आए, बुजुर्ग आए, बड़े आए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपको दावत देता हूं, कभी भी कोई समस्या हो, दिल्ली में मैं बैठता हूं। दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर का एक कार्यस्थली है, कार्यालय है, उस कार्यालय में पूरे विश्व के लोग आते हैं। आपको जब भी कोई समस्या हो आप आइएगा, हम आपके साथ जितना भी हर संभव प्रयास हो सकता है आपको हर प्रकार का सहयोग और आपकी समस्या का समाधान कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। आयोजकों को मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतने कम समय में और इतनी विषम परिस्थितियों में इतनी सुंदर सभा का आयोजन किया है। मैं आप सबका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।